मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर BR सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और हम लोग बात करेंगे आज स्ट्रेटेजी के ऐसे पार्ट पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। यहाँ से प्रश्नों की सुनामी है आपके लिए और मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से प्रश्न बनने ही बनने हैं। इसलिए इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे और आपको कुछ कमी लगती है तो अपने सुझावों के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से मुझे सुझाव देंगे, कमेंट करेंगे कि उसमें क्या और अच्छा करना है आपके। मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूँ पुरस्कारों की, बहुत बहुत वेरी मोस्ट है, इसलिए इन पुरस्कारों को अपनी नोटबुक में उतार लेंगे और इनको सबको बारी बारी से याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने ही हैं, प्रश्नों का आना तय। और मैं आपसे चर्चा करूंगा थोड़ा सा अभी हाल में जो हमारी जो पढ़ाई की पंचायत जो प्लेटफॉर्म है आपका, इसमें चर्चा करूंगा आपसे पे और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हमारे यहाँ हाल के दिनों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आपको, ये हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने आपको कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, यानी ज्ञानपीठ अवार्ड हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसको दिया गया है। क्या ये अवार्ड सुमित्रा नंदन को मिला है, क्या ये रामधारी सिंह दिनकर को मिला है, क्या ये मुंशी प्रेमचंद को मिला है, क्या ये जयशंकर प्रसाद को मिला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन। ऐसा ही मैंने क्वेश्चन और बनाया आपको, वो क्वेश्चन आपके लिए ये है, ये वाला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। क्या वो ज्ञानपीठ लेने वाली महादेवी वर्मा है, क्या वो आशापूर्णा देवी है, क्या वो महाश्वेता देवी है, या वो कमला दास हैं। ऐसे मैंने प्रश्न आपके लिए बनाए हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे और मैं आपको अंत में, वीडियो के अंत में बताऊंगा एक ऐसा क्वेश्चन जिसको सुनने के बाद आपका रोम रोम खुश हो जाएगा, हृदय खुश हो जाएगा। ऐसा प्रश्न मैं देके जाऊंगा, तब तक आप लोग बने रहिए और मैं आपको अभी ले चलता हूं इस आपकी पढ़ाई के पंचायत के प्लेटफॉर्म पर और इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको अंत में दूंगा। वैसे खुद ही आप जब मैं पढ़ाऊंगा तो खुद ही इन सब प्रश्नों को उत्तर आ जाएंगे, लेकिन अंत में मैं बताऊंगा इन प्रश्नों को उत्तर आपको। मैंने पूछा है हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो मैं आपको लिए चलता हूं आपके पहले पार्ट पर जो ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 है, इसमें लेके चल रहा हूं। थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा ये बताता हूं कि ज्ञानपीठ अवार्ड है जो ये किसके लिए दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड को साहित्य के क्षेत्र में, क्या के लिए दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थात भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, वो ज्ञानपीठ अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है, वो ज्ञानपीठ अवार्ड है, यानी कि साहित्य का इससे बड़ा देश में कोई अवार्ड नहीं है। मैं अगर इसको भारत में साहित्य का अगर ऑस्कर कह दूं भारत के भीतर तो मैं गलत नहीं हूं, यानी भारत में साहित्य का ऑस्कर अवार्ड कौन सा है, मैं कहूंगा ज्ञानपीठ अवार्ड है। इसको आप रट लेंगे, ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, ये सर्वोच्च सम्मान है, मैं लिख दिया यहां पर। अब प्रश्न ये है इसे कौन देता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास ने इसे शुरू किया, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास ने शुरू किया है। और आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वर्ष 2023 में ये अवार्ड किसको मिला है, तो आप जान लेना इस बात को। वर्ष 2023 के लिए अभी ये अवार्ड जो अभी दिया जा रहा है आपके, ये 2021-22 के लिए अभी घोषित हुआ है अवार्ड आपके, और ये 57वां ये अवार्ड है जो दामोदर मावजो को दिया गया। किसको दिया गया, दामोदर मावजो को दिया गया है। और ये किस भाषा के लिए, कोंकणी भाषा के लिए। किस भाषा के लिए, यानी 57वां जो आपका ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, दामोदर मावजो को मिला है, जो कि कोंकणी भाषा के लिए अवार्ड मिला है। यानी अगला जो ज्ञानपीठ मिलेगा वो 58वां होगा जो किसी अन्य व्यक्ति को मिलेगा। अभी हमें पता नहीं है कि 58वां किसको मिलेगा, लेकिन आप याद कर लेंगे 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिल रहा है, दामोदर मावजो को मिल रहा है। और किस भाषा के लिए, कोंकणी भाषा के लिए। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा आखिर ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या करने के लिए दिया जाता है। तो भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। और आपके लिए बताया था एक बात को बहुत महत्वपूर्ण, अभी 2023 में घोषणा इसकी नहीं हुई है इस अवार्ड की, ये मैंने लिख के बता दिया है। 23 के लिए घोषणा नहीं हुई है अभी इसकी। और इस पुरस्कार के अंतर्गत जो पुरस्कार राशि है वो 11 लाख रुपए की है, यानी कि ज्ञानपीठ के लिए 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा इस अवार्ड के संस्थापक हैं वो साहू शांति प्रसाद जैन, यानी कि साहू शांति प्रसाद जैन, और इसकी स्थापना हुई है वो 1961 में हुई है। ध्यान देना
इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई है, लेकिन पहली बार ये 1965 में दिया गया है। कब दिया गया है? 1965 में। इंपॉर्टेंट बात है, भले ही इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई, 1961 में, लेकिन कब दिया गया? 1965 में दिया गया है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत एक वाघ देवी की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा, कांस्य की एक प्रतिमा दी जाती है। वाघ देवी माने शारदा मां, सरस्वती मां की एक प्रतिमा दी जाती है, जो कि कांस्य की बनी होती है। मैंने बता दिया ऊपर आपको। अब आपके मन में आएगा इस पुरस्कार को लेने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो मैंने यहां लिखा है आपके लिए स्क्रीन के ऊपर, ये सामने दिखाई दे रहा है आपको। इसको लेने वाले जो पहले व्यक्ति हैं, वो पहले व्यक्ति हैं जी शंकर कुरूप। कौन है वो? जी शंकर कुरूप हैं, जिन्हें पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। लेकिन किस भाषा के लिए मिला है? तो आप बताएंगे नहीं, ये मलयालम भाषा के लिए मिला है 1965 में। मैंने अभी बताया कि इस अवार्ड की स्थापना हुई है 1961 में, लेकिन पहली बार ये ज्ञानपीठ अवार्ड, जो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है भारत का, इसे 1965 में दिया गया है। मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट है। अपन इसे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें जब 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं? जो 22 भाषाएं, उनमें से किसी एक में जो आपने बेहतर योगदान किया उसके लिए दिया जाता है। हमारे संविधान में 22 राजभाषाओं का उल्लेख हुआ है, जो मैं आपको पॉलिटी वाले चैप्टर में जब संविधान पढ़ाऊंगा तो बारी बारी चर्चा करूंगा वहां पर। फिलहाल संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें आपके 22 भाषा का उल्लेख उसमें से किसी एक के लिए दिया जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप एक वर्ष ऐसा हुआ है 2018 में, ये बहुत दिग्गज अमिताभ घोष, इनको आप रख लेना, इन्होंने एक वर्ष ऐसा हुआ है ज्ञानपीठ के इतिहास में, जब से शुरू आए 65 से लेकर अब तक, जब अंग्रेजी साहित्य में ये अवार्ड दिया गया। यानी कि अमिताभ घोष ने जो ज्ञानपीठ न्यास कमेटी है, उसे मजबूर कर दिया अपने लेखन से कि आपको मुझे अंग्रेजी में भी देना पड़ेगा। आप जानते होंगे अंग्रेजी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, यानी अंग्रेजी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची यानी राजभाषाओं में शामिल नहीं है। जो 22 भाषाएं, उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। लेकिन ये वर्ष 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए ज्ञानपीठ मिला है। इसका मतलब हुआ अमिताभ घोष ने अपने लेखन से इस ज्ञानपीठ न्यास समिति को मजबूर कर दिया होगा कि मेरे लेखन में आपको एक पुरस्कार देना ही पड़ेगा। ये वही व्यक्ति हैं, जहां चाह वहां रहा। चाहते होती हैं तो राहें बन जाती हैं, जब हम को ठान लेते हैं कि नहीं, ये हमारी जिद है कि करना ही है, ये जिद होती है आदमी की। अमिताभ घोष ने सिद्ध किया, और भले ही वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है 22 भाषाओं में, फिर भी अंग्रेजी के लिए उन्होंने ये लिया। इसको आप इंपोर्ट कर लेंगे, इसको मैं आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर देता हूं, मैंने करके बता दिया, इसको आप रख लेंगे। अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए मिला है, जो इस नियम का अपवाद है। अब आपके मन में आएगा, पहली बार अगर जी शंकर कुरूप को मिला तो हिंदी भाषा के लिए पहली बार किसे मिला है? तो मैं लगा सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ये हिंदी के लिए ये अवार्ड मिला है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सुमित्रा नंदन पंत को आखिर ये अवार्ड मिला है तो उनकी कौन सी रचना रही? तो उस रचना का नाम है चिदंबरा। क्या नाम है? चिदंबरा रचना का नाम है। उस रचना के लिए आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चिदंबरा के लिए क्या नाम है? चिदंबरा के लिए कब? 1968 में। और नाम क्या है आपका? सुमित्रा नंदन पंत, जो भारत के बहुत बड़े हिंदी के दिग्गज कवि रहे। इस क्रम में हिंदी के एक अन्य दूसरे विद्वान है, उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। आपको उर्वशी के लिए वर्ष 1972 में इस ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया, और आपको भी हिंदी लेखन के लिए ये आपकी रचना उर्वशी, इसके लिए अवार्ड मिला। इस क्रम में अगर आएगा ज्ञानपीठ लेने वाली पहली महिला कौन है, तो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था आपसे, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो आपका उत्तर होगा ज्ञानपीठ लेने वाली पहली महिला है आशा पूर्णा देवी। कौन है? आशा पूर्णा देवी, ये पहली महिला है। लेकिन आपको ये अवार्ड कब मिला है? 1976 में। यानी कि ये अवार्ड शुरू कब हो रहा है? 1965 में। और किसी महिला को पहली बार कब मिल रहा है? 1976 में। काय के लिए? बंगला साहित्य के विकास के लिए। काय के लिए मिल रहा है? बंगाली साहित्य के विकास के लिए, बंगला साहित्य के विकास के लिए मिला है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे यहां से। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अगर बंगला साहित्य के लिए मिला है तो हिंदी के क्षेत्र में किसको मिला है अवार्ड? तो आप बताएंगे हिंदी के क्षेत्र में पहली बार महादेवी वर्मा को वर्ष 1982 में ये हिंदी
साहित्य के क्षेत्र में अपने अमिट योगदान के लिए, अपने बहुमूल्य योगदान के लिए महादेवी वर्मा को, जो भारत की बहुत बड़ी एक रचनाकार रही हैं, आपकी रचना का नाम है यामा, आपको यामा के लिए, इनकी रचना का नाम है यामा, आपकी रचना यामा के लिए आपको 1982 में ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा जो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब तक सबसे अधिक बार ये ज्ञानपीठ अवार्ड किस भाषा के लिए मिला है, तो आप बताएंगे कन्नड़ भाषा के लिए ये अवार्ड अब तक 8 बार दिया जा चुका है, ज्ञानपीठ अवार्ड। और अभी मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, अगर 57वां अवार्ड मैंने बताया आपको पीछे अभी, जो कि आपके अभी कोंकणी भाषा के लिए मिला है, तो इस क्रम में 56वां ये पूछा जा सकता है पीछे आपसे कि वर्ष 2020 के लिए किसको मिला है, तो आप बताएंगे यहाँ पर ये नीलमणि फुकन को ये अवार्ड मिला है। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको महत्वपूर्ण मान के आप लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से। और इस क्रम में जो मैंने आपके लिए दूसरी सीरीज तैयार की है वो व्यास सम्मान है और तीसरी सीरीज है सरस्वती, इसलिए इन बातों को नोट डाउन करते जाएंगे। मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों को आप लिख लेंगे, मेरा संबोधन आप समझ रहे हैं। अगर आप लिखेंगे नहीं तो कुछ देर बाद आप भूल जाएंगे, इसलिए इसको उतार लेंगे। 56वां अवार्ड मिला है नीलमणि फुकन को और 57वां मैंने बताया अभी आपको, उसको नोट डाउन करके याद कर लेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको दूसरे पार्ट पे ले चलता हूं इसके, जो मैंने अगला पार्ट आपके लिए तैयार किया है, कौन सा, व्यास सम्मान। मैं इस क्रम में आपको बताऊंगा व्यास सम्मान जो अवार्ड है वो हमारे यहाँ हिंदी साहित्य का दूसरा बड़ा अवार्ड है। क्या है वो हिंदी साहित्य का दूसरा बड़ा अवार्ड है, यानी कि पहला बड़ा अवार्ड कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, दूसरा कौन सा है, व्यास सम्मान है। यानी कि भारत में हिंदी साहित्य के विकास के लिए दूसरा बड़ा अवार्ड कौन सा है, हिंदी साहित्य क्या कहेंगे हम, साहित्यिक विकास के लिए कहेंगे, प्रॉपर हिंदी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हमारे यहाँ 22 भाषाएं, लेकिन जो व्यास सम्मान है वो प्रॉपर हिंदी के लिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे इसमें, जो ज्ञानपीठ में और इसमें अंतर ये होता है, ज्ञानपीठ 22 भाषाओं के विकास के लिए और ये केवल हिंदी विकास के लिए, हिंदी भाषा विकास के लिए दिया जाता है। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्यास सम्मान 2023 में किसको मिला है, तो इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको। जो 32वां जो व्यास सम्मान है वो दिया गया किसको, आपके वो दिया गया आपके यहां पर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। किसको दिया गया, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। उनकी एक रचना है पागल खाना, ये एक व्यंग्यात्मक एक पुस्तक है, व्यंग किया गया है, व्यंग्यात्मक निबंध लिखा गया है इस पर आपके। ये पागल खाना के लिए किसको मिला है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ये व्यास सम्मान मिला है 2022 में, और इनको दिया गया है 23 में, लेकिन 2022 का है जो इन्हें अभी हाल ही में 2023 मार्च 2023 में दिया गया है ये सम्मान आपके। इससे पहले जो आपका 32वां को मिला है, तो 31वां किसको मिला था आपके ये अवार्ड, ये भी आप थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेंगे यहां से। जो 31वां अवार्ड है वो दिया गया असगर वजाहत को, और पुस्तक का नाम है महाबली। कौन सी है, महाबली के लिए। ये एक नाटक था महाबली नाम का, असगर वजाहत को। ये कौन सा व्यास सम्मान है, ये 31वां है, और हमने बताया 22वां, मैंने ऊपर लिख दिया है 22 में मिला डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। मैं बार बार कह रहा हूं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, और उनके उपन्यास का नाम है, नोबल का नाम है पागल खाना, जो आप रख लेंगे इसको यहां से। इसके अलावा मैं आपको लेके चलूंगा कि ये मैंने बता दिया अभी आपको आते ही कि ज्ञानपीठ के बाद ये इसका इतिहास है आपका, ये व्यास सम्मान का ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, मेनली हिंदी साहित्य के विकास के लिए। एक संस्थापक के बिरला फाउंडेशन, यानी कि अगर पूछे कोई आपसे एग्जाम में आता है कि इस पुरस्कार कौन देता है, तो आप बताएंगे जो व्यास सम्मान है के बिरला फाउंडेशन के माध्यम से दिया जाता है, जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बात है ये। इसके अलावा एक प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में कि इसको आखिर किस घटनाक्रम के लिए दिया जा रहा है, तो आपने हिंदी साहित्य के विकास में पिछले 10 वर्षों में, ये पिछले 10 वर्षों में किसी भी साहित्यिक रचना के लिए, यानी आपकी जो साहित्यिक कोई भी कृति रही है पिछले लास्ट 10 सालों में, उसमें उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको ये व्यास सम्मान दिया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है मरणोपरांत यह अवार्ड नहीं दिया जाता, यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद भले कितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तक क्यों ना हो, ये व्यास सम्मान है उसको नहीं दिया जाएगा। इस क्रम में बड़ा महत्वपूर्ण है पहला जो व्यास सम्मान है, पहला जो व्यास सम्मान है आखिर वो किसको मिला है, तो आप बताएंगे राम बिलास शर्मा जी को मिला। ये पहला व्यास सम्मान है, इसको
यहां दिया गया है। और वर्ष 1991 कब दिया गया? वर्ष 1991 यानी कि 1991 में सम्मान को दिया गया है और 1991 में ये शुरू हुआ था अवार्ड। तो पहला सम्मान लेने वाले कौन है? रामविलास शर्मा और इनकी रचना का नाम है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इनकी इस रचना के लिए अवार्ड मिला है। ये व्यास सम्मान है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस क्रम में आपको ले चलूंगा, एक क्वेश्चन आएगा कि व्यास सम्मान को लेने वाली हिंदी के क्षेत्र में यानी कि व्यास सम्मान को लेने वाली वो पहली महिला कौन सी है? एक मन में आएगा आखिर पुरुषों को पहला यह मिला अवार्ड 1991 में रामविलास शर्मा जी को, तो पहली महिला कौन है जिन्हें व्यास सम्मान से नवाजा गया, सम्मानित किया गया? ये फेहरिस्त तो बहुत लंबी है लेकिन पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे वो पहली महिला है हमारी चित्रा मुदगल जी। क्या नाम है? चित्रा मुदगल को। इनको पुस्तक है आवा के लिए, आवा उपन्यास था एक नोबेल के लिए, और वर्ष 2003 में आपको सम्मानित किया गया इस अवार्ड के लिए। नाम है चित्रा मुदगल। ये पहली हैं, यानी आप बताएंगे पहली महिला हैं जिन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। यहां तक आप ये वाला महत्वपूर्ण है। अब मन में क्वेश्चन आएगा आखिर व्यास सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो आप बताएंगे इस पुरस्कार के अंतर्गत जो राशि दी जाती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। बहुत अधिक राशि नहीं है पर सम्मान बहुत बड़ा है। वो राशि है 4 लाख रुपए। राशि भले ही कम है लेकिन सम्मान इतना बड़ा है क्योंकि ज्ञानपीठ के बाद दूसरा बड़ा अवार्ड यदि कोई है तो वो ये आपके व्यास सम्मान है। ठीक है, ऐसे ही है जैसे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर भारत रत्न है तो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार होते हैं हमारे यहाँ पर। ऐसे ही हमारे यहाँ साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड यदि ज्ञानपीठ है तो दूसरा साहित्य के क्षेत्र में बड़ा अवार्ड कौन सा है? व्यास सम्मान है। एक नोट डाउन कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जा रहा हूं हल्का सा। जो वर्ष 2009 में जो अवार्ड मिला है आपके ये वाला, तो ये 2019 में मिला है। वर्ष 2019 में ये नासिरा शर्मा जी को दिया गया था। और किस उपन्यास के लिए? कागज की नाव के लिए। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आया था लेकिन वह हिंदी में ना करके पेपर बोट ये पूछा गया था कि पेपर बोट उपन्यास का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे नासिरा शर्मा से संबंध है। और वर्ष 2020 में शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ये उपन्यास का नाम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, वर्ष 2020 के लिए मिला है। और मैंने पीछे बता दिया है वर्ष 2023 के लिए ये अवार्ड मैंने बताया अभी आपको। यहां से बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसे आप रट लेंगे। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। और इसका जो और अगला अपडेट होगा करंट अफेयर का, तो मैंने बताया मैंने करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए चालू कर दी है। जैसे कोई नया अपडेट इनसे जुड़ा हुआ मिलेगा तो वो मैं आपको अपडेट निरंतर देता रहूंगा इसी चैनल पर। इसीलिए मैंने कहा कि इस चैनल पर आप लोग निरंतर बने रहेंगे और मैं आपको नई बातें ऐसे ही भेजता रहूंगा। और जो मॉक टेस्ट मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं वो भी आपको मिलने वाला है। अब मैं आपको इस श्रृंखला के तीसरे चरण पर लेके चलता हूं जो मैंने बनाया आपके लिए सरस्वती सम्मान। जो मेरा मूल टाइटल था बताया मैंने, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान और सरस्वती। यानी ये सरस्वती सम्मान जो है वो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है लेकिन इस सरस्वती सम्मान का जो मतलब है वो साहित्य के क्षेत्र में है। और ये सम्मान भी संविधान की जो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है हमारी 22 भाषा, कितनी भाषाएं? 22 राजभाषा। कितनी भाषाएं? 22 राजभाषाएं। उनमें से किसी के लिए दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में इन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में अगर किसी विद्वान ने, किसी लेखक ने अगर अद्भुत योगदान किया है, कुछ ऐसा अमिट योगदान किया, उल्लेखनीय योगदान किया है तो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। और ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड है। और जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन। मैंने पीछे बताया आपको व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन और सरस्वती सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण है। पिछले 10 वर्षों में आपने जो अचीवमेंट प्राप्त किए हैं उसके लिए अवार्ड दिया जाएगा। ये मैंने अभी बता दिया है। 22 भाषाओं में से कोई भी एक बार 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में आपने जो कुछ किया है उस साहित्यिक रचना के लिए आपको दिया जाएगा। और इसके अंदर जो पुरस्कार राशि है वो 15 लाख रुपए, इसको नोट डाउन कर लेंगे। यानी कि ज्ञानपीठ के लिए 11 लाख रुपए, व्यास सम्मान के लिए 4 लाख रुपए और सरस्वती सम्मान के लिए आपको 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि कई बार पुरस्कार राशि भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। इस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हो रही है? वर्ष 1991 में, यानी कि 1991 में। यानी कि जिस वर्ष व्यास सम्मान की शुरुआत हुई उसी वर्ष सरस्वती सम्मान की शुरुआत भी हुई है यहां पर। और ये जो सरस्वती सम्मान है ये पहला किसको मिला है? ये वाला पहला किसको मिला है? तो हरवंश राय बच्चन जी को, जो कि भारतीय साहित्य जगत में एक बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। आपको मिला है
आपकी आत्मकथा के लिए, जो कि 4 अलग अलग खंडों में उल्लेखित है, इसके लिए आपको मिला है आपके। और हरवंश राय बच्चन की किताब आप पढ़ा, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी, उनमें से मधुशाला, मधुबाला बहुत इनकी इंपॉर्टेंट है और मैंने कई बार इनके बारे में जिक्र किया है, लेकिन आगे आने वाले कुछ वीडियोज में मैं इनके बारे में जिक्र करूंगा, क्योंकि बहुत ऐसी रचनाएं हैं, कुछ ऐसी प्रेरणादायक रचनाएं हैं जिनको हमें पढ़ना ही चाहिए, वो मैं आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि वर्ष 2022 में जो 31वां सरस्वती सम्मान है वो किसको मिला है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है यहां से, तो आप बताएंगे 31वां जो अवार्ड है वर्ष 2022 में दिया गया है वो रामदरस मिश्रा को दिया गया, रामदरस मिश्र को। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने कर दिया है, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देंगे। और किस रचना के लिए, मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं, इस रचना के लिए दिया गया है किसको, रामदरस मिश्र को। मैं तो यहां के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। और मैं इस क्रम में बताया था आपको कि अभी हाल ही में अगर ये 2022 में रामदरस जी को मिला है, तो इसी क्रम में जो 30वां अवार्ड है, ये मैं लिखा है यहां पर 30वां सरस्वती सम्मान है, यानी कि वो कौन सा है, 31वां है। तो एक एग्जाम में अगर 30वां किसको मिला, यानी पुराना वाला, तो आप बताएंगे डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। और कौन सी रचना के लिए, सनातन के लिए मिला है आपको अवार्ड। और 29वां जो अवार्ड है, कई बार पुराना पूछ लेता है, तो 29वां अवार्ड है वासुदेव मोही को मिला है और पुस्तक का नाम है चेक बुक। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंधी भाषा के लिए वासुदेव मोही को इससे सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जानकारी लिए बताया था एक बात को, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लेटेस्ट तो आ ही रहे हैं, प्लस कई बार पीछे से पूछ लेता है, इसलिए आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, तैयार रहेंगे। और कई बार मैंने पीछे भी आपको 2-3 रचना लिखाई, कागज की नाव लिखाई है, महाबली लिखाई है, अभी वाले लिखा दिया मैं लेटेस्ट आपको, ऐसे ही मैंने चेकबुक लिखाई है, सनातन लिखाई है, क्योंकि एक क्वेश्चन कुछ पुस्तकों को मिलाने के लिए आता है। इसलिए इन पुस्तकों, ये मत समझना कि सर ने पुरानी पुस्तकें क्यों लिखाई हैं, कई बार एक क्वेश्चन हमारी रचनाओं से आ जाता है कि इस पुस्तक का रचनाकार कौन है और इसको कौन सा सम्मान मिला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो बने रहे, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस बात को, मेरी बातों ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएंगे तो अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचेगा। आप सब लोग, मैं आप अगले वीडियो में आपके लिए पैट की एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, मैंने पहले बताया है। और अभी एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया करंट अफेयर में, कि गांधी जी को जब हमारे यहाँ जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो क्यों मनाया जा रहा है, तो आपने बताया वो इसलिए है कि गांधी जी 9 जनवरी को भारत लौटे, तो 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस, पीबी डे, प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कौन करके के सर 9 जनवरी का महत्व क्या है, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे और पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष 2003 में मनाया गया नई दिल्ली में, ये मैंने बता दिया। और अभी जो मनाया गया है इस साल का 2023 का, वो मनाया गया आपके इंदौर में, मध्य प्रदेश में। तो मैं चर्चा कर रहा था आपके इन पुरस्कारों के ऊपर। अगले इस श्रृंखला में मैं आपको पुरस्कारों की, मैं अगले कुछ पुरस्कारों के साथ मिलूंगा। तब तक आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। एक प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है, एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है। आप सभी लोग उसको सर्च करते रहिए और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में इसका उत्तर दूंगा। और मुझे जल्दी जल्दी भेजिए इसको, मुझे मालूम पड़े आप एक्टिव हैं और लगातार लगे रहते हैं। आप लोग बहुत धन्यवाद, खुश रहिए। उन लोगों को जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप लोग नमस्कार, प्रणाम।